हेलो गाइस। तो यूपी में ढेर सारी वैकेंसी आ गई हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम की, और उसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केवल मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे, ना आवश्यकता से कम पढ़ेंगे और ना ही ज़्यादा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। 14-15 लगभग 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की निर्माण यात्रा, कि संविधान जो है हमारा वो बना कैसे। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि 1757 में क्या हुआ। वैसे तो इतिहास का है, लेकिन पॉलिटी के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है। 1757 में युद्ध हो गया अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। और ये क्यों पॉलिटी में पढ़ते हैं? क्योंकि इसी की वजह से भारत में अंग्रेज़ों के शासन का आरंभ हो गया। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, राजा लोगों का राज चलता है। तो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला, और उससे युद्ध हुआ प्लासी का। और ये पहला महत्वपूर्ण तथ्य हो गया, आपको याद करना है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध हुआ, ये प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे बंगाल की सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में लग गई, और उन्होंने फिर आगे चल के तमाम नियम कानून भारत में बनाए, जिनको अभी हमें आगे पढ़ना है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की, और विपक्ष में उनके थे शाह आलम द्वितीय, जो कि कौन थे? मुग़ल साम्राज्य के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा बंगाल से मीर कासिम थे, और अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। ये तीनों नाम याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। मेन आते हैं अब हम संविधान की जो हमारी निर्माण यात्रा है, उसमें प्रमुख हमें क्या याद करना है। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये आपको याद करना ही करना है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? भारत में अंग्रेज आए थे व्यापारी बनकर, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था उनकी कंपनी का, और वो व्यापारी बन के आए थे। धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी कुछ जीत लिया। तो क्या हुआ, जो व्यापारी था वही शासक हो गया, यानी वही दुकानदार है और वही कलेक्टर है। तो ये स्थिति बहुत प्रिय नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट से ये किया गया कि जो कंपनी थी उसमें अलग अलग भूमिकाएं तय कर दी गई, कि व्यापार जो है उसका काम अलग लोग देखेंगे, और शासन देखने के लिए अलग लोग होंगे। इंग्लिश में हम कहते हैं कि कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया उसके द्वारा। 1813 बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें बोला गया कि कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त किया जाता है। एकाधिकार का अर्थ था कि भारत में जितना भी व्यापार होता था उसका अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था। इसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया। लेकिन उन्होंने बोला कि टी यानी कि चाय में जो एकाधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। सबको चाय वही लोग पिलाएंगे, चाय पिलाने में काफ़ी स्कोप है, जानते हैं सब लोग। और ये क्या है? चीन। भारत में तो एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन में एकाधिकार उनका बना रहा। चीन से किसी दूसरी कंपनी को व्यापार करने की परमिशन नहीं दी गई। और क्या महत्वपूर्ण रहा, जो यूरोप से भारत में ईसाई मिशनरी आते थे उनको भारत में आने की आज्ञा दे दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में भी जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, उनको बदल के ईसाई बनाया जा सके। तो क्रिश्चियन धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसके लिए भी इसी से आज्ञा दी गई। ये उतना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिए। और अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बोला गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जाएगा। ये भी 1813 के एक्ट से आया। ये दोनों तथ्य उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है। 1833 में केवल एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो क्या है कि इसके पहले 1833 के पहले भारत जो था, ब्रिटिश भारत, उसमें 3 प्रमुख सत्ताएं थी। पहली सत्ता थी बंगाल में, और दूसरा था यहाँ पे आपका बम्बई में और मद्रास में। तीनों जगह पर एक गवर्नर हुआ करता था। फिर सत्ता का क्या हुआ, इससे केंद्रीकरण हुआ। ये बोला कि एक आदमी को महत्वपूर्ण भूमिका दे देते हैं, और जो बंगाल का गवर्नर होता था उसका नाम क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, कि ये सबका
हेड हो गया। और पहला व्यक्ति जो बनाया गया उसका नाम भी पूछा जाता है। जो पहला व्यक्ति गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अगर ये सब आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि काफ़ी पीछे हो जाएंगे बाकी लोगों से। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको पढ़ना है। 1853 वाला अगर हम एक्ट की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें कई चीज़ें हुई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद करनी है वो ये है कि 1853 से जो परीक्षा होती थी इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती होने के लिए उसको ओपन कर दिया गया। यानी कि अब जुगाड़ से लोग ICS में नहीं जा सकते और उसके लिए क्या हो गया, ओपन एग्ज़ाम हो गया, तो परीक्षा कराई जाने लगी। 1853 वाले एक्ट का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। फिर आते हैं 1858 में। 1858 में वैसे तो बहुत चीज़ें हुई, लेकिन दो चीज़ें पढ़ने वाली हैं। पहला ये है कि जो अभी तक हुआ करता था गवर्नर जनरल, ये माना गया कि इसको और शक्तियां दे दी जाएं तो भी काम अपना अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि जानते हैं हम सब 1857 में क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। तो 1858 में जो एक्ट आया उसने गवर्नर जनरल की शक्तियां और बढ़ा दी और उसे क्या बोला जाने लगा, वायसराय बोलने लगे। वायसराय बन गया वो, और उसके पास और शक्तियां हो गई। पूरा नाम हो गया वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत का फिर प्रथम वायसराय कौन बना। तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो आपके बने लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पॉलिटिकली आवश्यक है वो ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब ये कौन सी वाला है, इसका ये मतलब है कि इंग्लैंड यहाँ पे है यूरोप में, भारत यहाँ पे है, यहाँ पे तो वायसराय को हेड बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति को बैठा दिया गया जो वायसराय से भी सीनियर है। वायसराय अपनी सारी बातें इसको रिपोर्ट करता था और ये ब्रिटेन के जो राजा थे या ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन सबको सारी बातें रिपोर्ट करता था। ये व्यक्ति इससे सीनियर था, इसको बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो, तो उसमें कौन था, ये मॉर्ले जो है, जो पहले नाम लिखा होता था ये होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बाद में लिखा रहता था ये होता था आपका वायसराय। फिर आ गया 1861। परीक्षा की दृष्टि से मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण एक्ट मानता हूँ जो आपको पढ़ना है। इसमें पहली चीज़ तो ये हुई कि भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को इन्वॉल्व किया गया। किस चीज़ में, भारत में अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उसमें भारतीय लोगों को जिस तरह पे इन्वॉल्व किया गया। वायसराय की काउंसिल में भारतीयों की एंट्री पहली बार इसमें हुई। उसमें सर दिनकर राव थे और बनारस के महाराजा इत्यादि थे, उतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हुई वो क्या हुई, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट से आया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या है कि पहले जो था वायसराय ही सब कुछ देखता था, पूरे भारत का जो शासन था वो वायसराय ही देखता था, तो उसको काफ़ी कठिनाई होती थी। तो उसने अपने काम को तमाम चीज़ों में बांट दिया। जैसे ये सरकार है, सारा काम वायसराय पहले देख रहा था, तो इसने ये बोला कि शिक्षा के काम के लिए मैं एक अलग आदमी को नियुक्त कर देता हूँ और वो बन जाएगा शिक्षा मंत्री। इसी तरीके से एक व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं, रक्षा मंत्री बना देते हैं। तमाम तरह के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को जो मंत्री के रूप में भूमिका दी जाती है, इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। और ये पहली बार कब आया, 1861 के एक्ट से आया। और अंतिम चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है, अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, वैसे तो आगे चल के हम पढ़ेंगे इसे विस्तार से। अध्यादेश क्या है, मौके पे यह है कि अगर सदन के दोनों सत्र या एक सत्र नहीं चल रहा है तो कानून पास हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अपने आप से कानून बना दिया जाता है। जब तक संसद नहीं वापस से बैठती है तब तक के लिए वो कानून के तौर पर चलता रहता है। उस समय राष्ट्रपति नहीं होता था, वायसराय होता था। तो वायसराय जो थे ये वायसराय के स्तर से बन जाता था, इसमें किसी काउंसिल का
अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो 1861 में अगर हम बात करें तो 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बार वायसराय की काउंसिल में भारतीयों की एंट्री हुई। दूसरा, पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 से आया। तीसरा, जो अध्यादेश थे वो भी पहली बार 1861 से लाए गए। 1909, अब ये जो सारे एक्ट चलने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान से इनको देखिएगा। 1909 में क्या हुआ, अभी तक पूरा भारत सामाजिक रूप से एक था राज्य व्यवस्था की अगर बात करें। 1909 में ये हुआ कि भाई अंग्रेजों ने कहा कि हिंदू अलग हैं और मुस्लिम अलग हैं, इसलिए सब लोग अपना अपना नेता अलग चुनेंगे। यानी हिंदू अलग वोट देगा, हिंदू और इसके साथ सिख ईसाई जितने भी थे वो अलग वोट देंगे, मुस्लिम अपना अलग वोट देंगे। इसको बोला गया पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, या चूंकि इसे धर्म के आधार पर किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं, इसी ने आप कह सकते हैं कि बीज बोए आगे चल के पाकिस्तान के निर्माण के। तो ये पृथक निर्वाचन के साथ साथ एक प्रकार का सांप्रदायिक निर्वाचन भी इसको हम बोल सकते हैं। पता नहीं कितनी बार ये तथ्य तमाम परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पृथक निर्वाचन का आरंभ कब हुआ या सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ कब हुआ। तो 1909 में हुआ। इसी एक्ट को हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भाई अंग्रेजों के लिए तो सुधार ही था, भले भारत का जो हो रहा था वो हो रहा था। अब मिंटो वायसराय थे, करता धरता थे, और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। मिंटो ने चूंकि ये कर दिया, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन के पितामह भी हम लोग मिंटो को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी चीज़ क्या थी, SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ये पहले व्यक्ति थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शुमार किए गए और विधि सदस्य के रूप में इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। इनका नाम थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएं तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, पुनः मॉन्टेगू कौन थे, सेक्रेटरी थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, ये हमारे वायसराय थे। ये कब आए, 1919 में। पहला सिंपल प्रश्न इसी से बन सकता है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए, 1919 में आए। द्वैध शासन, अंग्रेजी में से डायरकी कहते हैं, उसका आरंभ इससे किया गया। इसमें होता क्या था, तमाम मुद्दे हैं सरकार को जिस पे काम करना रहता है, तो सरकार ने मुद्दों को बांट दिया कि कुछ पे केंद्र के लोग कानून बनाएंगे, जैसे कौन कौन से, रेल हुआ, रेल पूरे देश में चलनी है, सुरक्षा हुई देश की, या बैंक हुआ, इन सब के काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और शिक्षा हो गया, ठीक, पुलिस, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य हो गया, इन सब पे काम राज्य सरकार करेगी। ये जो व्यवस्था बनाई गई इसी को क्या कहा गया, द्वैध शासन, डायरकी। इसमें और डिटेल में आता है कि जो राज्य को विषय दिए गए थे उसमें भी जो महत्वपूर्ण वाले थे उसको तो रख लिया गवर्नर साहब लोगों ने, और जो हल्के फुल्के विषय थे और उसको रख लिया, किसके लिए दे दिया, विधानसभा रहती थी, उसे असेंबली कहते थे तब के समय पर, असेंबली को दे दिया गया। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्वैध शासन कब आया, 1919 से आया। द्विसदनीय प्रणाली, 2 सदन हो जिसमें, जैसे आजकल हम देखते हैं कौन कौन से 2 सदन हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो ये जो इस तरीके की व्यवस्था आई कि 2 सदन होंगे, ये भी कब आई, 1919 के एक्ट से आई। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है लोगों को सीधे वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आप अपना MP MLA खुद चुन सकते हैं। ये जो अधिकार हुआ प्रथम बार 1919 में प्राप्त हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन की अगर बात करें तो इसे और बढ़ाया गया। पहले केवल मुस्लिमों को दिया गया था, अब और लोगों को दे दिया गया। किसको किसको दे दिया गया, सबसे पहले तो दे दिया गया सिख लोगों को। ये बोला गया कि सिख लोग जो हैं वो भी अपना नेता अलग चुने। उसके बाद एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कौन होते थे, एंग्लो इंडियन यानी कि जिसके माता पिता में से एक आदमी या औरत, जो भी केस है, वो
बाहर का है, यूरोप का है, और दूसरा जो है पेरेंट वो है इंडियन। उसकी जो संतान पैदा हुई वो एंग्लो इंडियन हो गई। उसके बाद इंडियन क्रिश्चियन यानी भारत के ईसाई थे, उनको भी बोला गया कि आप भी अपना नेता अलग चुनेंगे। और कुछ यूरोप के लोग जिन्होंने भारत में यहाँ की कहिए नागरिकता प्राप्त कर ली थी, नागरिक बन गए थे, उनको भी अलग चुनाव का अधिकार दे दिया गया। तो सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई और यूरोपियन लोगों के लिए भी इसमें व्यवस्था कर दी गई। 1935 की बात करते हैं। 1935 में बोला गया कि संघ बनाया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन। संघ भी कैसा होगा? अखिल भारतीय संघ होगा। और होगा किसके किसके बीच में? पूरे भारत पे अंग्रेजों ने कब्जा नहीं कर लिया था। कुछ जगह अंग्रेज थे, कुछ जगह काले अंग्रेज थे। काले अंग्रेज यानी हमारे राजा खुद के, जो अंग्रेजों से कहीं कम नहीं थे, आप कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो क्षेत्र हमारे कब्जे में है, अंग्रेजों वाला क्षेत्र है, और जो राजाओं के कब्जे में है, हम लोग मिल के एक संघ बना लेते हैं। सुरक्षा हुआ, रेल हुआ, इस तरह के मुद्दे हम लोग मिल के देखेंगे। लेकिन राजा लोगों ने कहा नो नेवर, यानी कि ये संघ कभी भी मूर्त रूप नहीं ले सका। लेकिन प्रावधान था इसमें। दूसरा, द्वैध शासन जो पहले राज्य स्तर पे था, कब था? 1919 में। उसको केंद्र पे करने की बात हुई 1935 के कानून से, लेकिन कर नहीं सके, फेल हो गया। प्रांतीय स्वायत्तता ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश मीडियम में इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का ये मतलब हुआ कि भाई एक राज्य में आप चुनाव करा लो, उसमें अगर आप जीत जाओ तो आप मुख्यमंत्री बन जाओ, और जो केंद्र में वायसराय साहब बैठे हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी शक्तियों को हनन नहीं करेंगे। प्रांत में जो सरकार होगी पूरी तरीके से स्वायत्त होगी, आज़ाद होगी, आज़ादी के गुण गाएगी। इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता की बात करी गई। 1935 के कानून से कांग्रेस ने कई जगह पे सरकारें बनाई। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत की सेना को उसमें युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। भारत के लोगों से ही नहीं पूछा गया, तो बाद में इस्तीफा दे दिया सरकारों ने, और वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का विषय है। लेकिन पूछा जाता है प्रांतीय स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 पृथक निर्वाचन का सिलसिला जो चल रहा था वो बढ़ता चला गया। इसमें बोला गया कि जो SC हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति, उनका भी वोट बाकी हिंदुओं से अलग है। गांधी जी ने बहुत इसका विरोध किया और उसके बाद आमरण अनशन किया पूना की जेल में। फिर पूना समझौता हुआ गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच में कि SC का जो है हम लोग सीटें आरक्षित कर लेंगे, लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं अपनाएंगे। लेकिन हाँ, 1935 के एक्ट में ये था, इसकी व्यवस्था की गई थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 1935 के एक्ट में यही है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसी से हमने पैसे को कंट्रोल करने के लिए RBI बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से करी गई। 1947 में देश को मिली आज़ादी और भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बनाए गए। अधिराज्य यानी बोले तो डोमिनियन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, यानी कि ऐसा राज्य है जो आधा ही है, अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूरा हुआ है? क्योंकि उसके पास अपना संविधान नहीं बना है। इस वजह से अधिराज्य है। जैसे ही आप अपना संविधान बना लेते हैं, आप पूर्ण राज्य हो जाएंगे। डोमिनियन से आप स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण इसमें ये रहा कि जो ब्रिटेन ने पद बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको भी इसके बाद समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से जो भारत के संविधान की निर्माण यात्रा थी वो समाप्त हुई। अब इसके बाद हम लोग जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित MCQ कुछ हल करेंगे, ताकि सब कुछ हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। दिमाग में कहीं भी भूसा अगर भर गया है तो ज्ञान की गैया उस भूसे को चर जाए।